हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारा टॉपिक है इकाई सेल के घनत्व की गणना। 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 चल रहा है। इसके पहले जो भी हमने वीडियो प्रोवाइड किया वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन रूप से आप तैयारी कीजिए। आज के इस वीडियो में इकाई सेल की घनत्व कैसे हम निकालेंगे ये फार्मूला निकाल कर बताएंगे। साथ में इसके 2 अंक के क्वेश्चन कराऊंगा। और अंक के क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि जैसे आप लोग करते कैलकुलेशन नहीं करते हैं। और कई सारे वीडियो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो बच्चों का कमेंट भी रहता है कि सर कैलकुलेशन करिए। ऐसा तो सभी यूट्यूबर लिख देते हैं कि हाँ किताब से देखिए भैया इसका आंसर ये हुआ। ऐसा नहीं है, आज मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, यदि भाग है तो भाग करूंगा, गुणा है तो गुणा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। और आज का ये काफी मेहनत के बाद ये वीडियो बनने वाला है, तो थोड़ा सा ठीक है आप धैर्य बनाकर रहिए और पूरा पढ़ाई कीजिए। चलिए, इकाई सेल के घनत्व की गणना, डेंसिटी निकालना है। इकाई सेल क्या है? जैसे हमारे छोटे छोटे रचक इकाई घटक होते हैं, इनका एक सूक्ष्मतम समूह जिनकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे हम कहते हैं इकाई सेल। समझिए, जैसे आपने देखा ईटा, एक ईटा कैसा होता है, मान लीजिए आपके एक घनाभ के आकार का होता है। और जब ईंटे के ऊपर ईंटे को रख देते हैं, मतलब लगातार ईंटा रखते जाते हैं, तो एक दीवार बन जाता है। दीवार बन जाता है तो वो आपका एक क्रिस्टल बन गया। लेकिन वो सूक्ष्मतम इकाई ईंटा, ये घर का जो सूक्ष्मतम इकाई है वो ईंटा है। इसी प्रकार से क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल होगा, कोई भी क्रिस्टल होगा, उसका कहीं ना कहीं एक यूनिट होगा, इकाई होगा। इकाई सेल जिसे बोलते हैं, वो रचक इकाई घटक से ही मिलकर बना होता है। जैसे यहां पर मैं बना देता हूं, ये आपका एक छोटा सा घन है या घना, आप कुछ भी ले लो आप, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक प्रकार का यूनिट सेल है। क्या है? यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब सूक्ष्मतम समूह है, त्रिविमीय ज्यामिति बनाता है। सूक्ष्मतम समूह, जालक बिंदु। अब जालक बिंदु यहाँ पर कहाँ पे होंगे? एक जालक बिंदु यहाँ पर होगा, ये आपका होगा, ठीक है। रचक इकाई घटक जहां पर उपस्थित होते हैं, ये 8 रचक इकाई घटक होंगे। अब इन 8 रचक इकाई घटक को मिलाकर हमने देखा तो एक इकाई सेल बन गया। इसका डेंसिटी निकालना है हमें। यदि घन लिए तो मान के चलते हैं कि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई या इकाई सेल ये क्या है? एक घन है। क्या है? घन है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, यदि मैं कह दूं बच्चा लोग आपसे कि ये जो 8 कोण है, तो प्रत्येक कोण कितना हिस्सा ले रहा है इसमें? तो प्रत्येक कोण 1/8, टोटल 8 है। और प्रत्येक कोण 1/8 भागीदारी, यानी इसमें टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। वैसे तो परमाणु कितने हैं? 8 हैं, लेकिन इसके निर्माण में केवल एक ही बच रहा है। क्यों? मैं कह तो रहा हूं, समझिएगा जरा। ये जो आपका एक परमाणु दिख रहा है, इसका 8वां भाग ही इस घन के साथ है। समझे? एक जो आपका गोला दिख रहा है, एक परमाणु दिख रहा है, इसका 8वां भाग ही, इस प्रकार से 8 गोले हैं और सबके 8वें भाग ही इसके साथ भागीदारी दर्शा रहे हैं, इसके साथ बन रहे हैं, इसके निर्माण में सहयोगिता कर रहे हैं। तो भाई साहब, इसमें टोटल परमाणु सबका 8वां भाग 8 है, सबका 8वां भाग निकालोगे तो टोटल 1 ही, मतलब इसके परमाणु की संख्या 1 आ जाती है। यही परमाणु का संख्या यूज होगा, काम आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। थोड़ा देखिएगा, यहां पे मैं आपको कुछ लिखकर बता देता हूं। मैं मान के चलता हूं कि इस जो इकाई सेल का यानी कोर है, कोर की लंबाई है, इकाई सेल की भुजा की लंबाई, इकाई सेल के भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई मान के चलता हूं, यानी 2, जैसे यहां से यहां तक जोड़ेगा, इस भुजा की लंबाई a है। 8 सेंटीमीटर में मान के चलेंगे। हमेशा जब भी यूनिट सेल का डेंसिटी निकालेंगे, घनत्व निकालेंगे, तो हम सेंटीमीटर में मानकर चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, परमाणुओं की संख्या को जेड से दर्शाते हैं। परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, जिसको हमेशा हम जेड से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? जेड से दर्शाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, इतना क्लियर। यदि हम आपसे कह दें मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, को किससे दर्शाएंगे? तो कैपिटल एम से दर्शाएंगे। आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या या एवोगैड्रो संख्या, ठीक है, को इससे हम दर्शाएंगे n0 से दर्शाएंगे, n0 से दर्शाएंगे। ठीक है, डेंसिटी को d से दर्शाते हैं। यदि हम बात करें एक परमाणु के द्रव्यमान को, तो स्मॉल m से दर्शाते हैं। यानी परमाणु का द्रव्यमान यदि देखें, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो स्मॉल m से दर्शाते हैं।
इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? देखो सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं निकालना क्या चाहता हूं? इकाई सेल का घनत्व। देखो जरा, यहां पे मैं निकालना ये चाहता हूं इकाई सेल का घनत्व। इकाई सेल का घनत्व, इकाई सेल का घनत्व। अब आप लोग बताओगे इकाई या एकक सेल, वही चीज है ना। आपने पढ़ा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है? क्या पढ़ा आपने? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इकाई सेल का द्रव्यमान और इकाई सेल का क्या? इकाई सेल का आयतन। आयतन याद कर लो, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, याद कर लो, आप 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो इकाई सेल का हम यदि घनत्व निकालेंगे तो इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। यहां तक क्लियर है? भुजा की लंबाई हमने a माना है, परमाणु की जितनी भी संख्या होगी हम z मानेंगे, मोलर द्रव्यमान या यहाँ पर आणविक द्रव्यमान कैपिटल M मानेंगे, अवोगाद्रो संख्या n0 मानेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23 परमाणु, ठीक है? अवोगाद्रो संख्या में इतने परमाणु होते हैं, ठीक? इतना क्लियर है? अब यदि मैं कह दूं इकाई सेल में कुल कितना द्रव्यमान होगा, तो इसमें पहले इकाई सेल में परमाणु कितने होंगे वो देखेंगे। इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होगा, और फिर एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है? और नीचे आपका वही रहेगा इकाई सेल का आयतन। दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा तो प्लीज यार आप लोग लिख लेना इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। ओके, इकाई सेल का आयतन दिख गया ना? ठीक है, दिख रहा है, पूरा कंप्लीट दिख रहा है। इकाई सेल का आयतन हो गया, ठीक है? इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, अब उन परमाणुओं में एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। अब देखो कुल इकाई सेल है, इकाई सेल में कितने परमाणु है? हो सकता है इसके नाभिक में भी हो, इसके केंद्र में भी हो सकता है इसके फलक में भी हो। फिर जैसे हमने कहा था, आपको पढ़ाया था एससीसी में परमाणु की संख्या 1, बीसीसी में परमाणु की संख्या 2, आपका एफसीसी में परमाणु की संख्या 3 होती है। ये आप लोग याद कर लो, अभी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो इकाई सेल के परमाणुओं की संख्या निकालेंगे गुणे परमाणु का द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि ये जो इकाई सेल का कुल द्रव्यमान होगा उसमें जितने परमाणु हैं और एक परमाणु में कितना द्रव्यमान है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तब तो परमाणु होगा। एक घर में 15 लोग रह रहे हैं और 15 लोग 5-5 रोटियां खाते, तो फिर 15 का गुणा करना पड़ेगा ना 5 से, 15 × 75 रोटी। इसी प्रकार एक छोटा सा घर है, इसमें 8 लोग हैं भाई साहब, और 8 लोग में मान सकते परमाणु 15-20 कितने भी हो, उनका एक का कितना द्रव्यमान। इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी है और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना। एक घर में 10 लोग रह रहे हैं और एक व्यक्ति कितना रोटी खा रहा होता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल रोटी आ जाएगा। ऐसे यहां पे हम बात करेंगे कि इकाई सेल में कितने परमाणु हैं और एक परमाणु का कितना द्रव्यमान है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल द्रव्यमान आ जाएगा। और नीचे हमारा इकाई सेल का आयतन है, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, आयतन तो वही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। यहां तक क्लियर हो, यहां तक आपका क्लियर हो तो थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर दें और आगे आपको बताएं, ठीक है? डायग्राम भी आप लोग बना लेना, जरा ध्यान देना बच्चा लोग, थोड़ा सा ध्यान देना। यानी परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर कितना होता है? देखिए, चूंकि स्मॉल m बराबर होता है एवोगाड्रो संख्या बटे मोलर द्रव्यमान। अरे उल्टा कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, ठीक है? यदि मैं आपसे कह दूं एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान होता है कितना होता है आपका मोलर द्रव्यमान बटे एवोगाद्रो संख्या। एक परमाणु का द्रव्यमान यदि आपको निकालना है तो मोलर द्रव्यमान बटे एवोगाद्रो संख्या होता है। आगे मैं समझाऊंगा, थोड़ा आप चिंता ना करें। अब घनत्व बराबर आपसे पूछा जाए सीधे घनत्व बराबर, तो देखिए परमाणुओं की संख्या को किससे दर्शाते हैं? Z से दर्शाते हैं। जी हाँ, ये परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया? मोलर द्रव्यमान बटे एवोगाद्रो संख्या। और घन इकाई सेल का आयतन, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, A³ हो गया। यानी डेंसिटी बराबर आ गया आपका Z गुणे m बटे A³ × n0, ठीक है? ये फार्मूला लगेगा और अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तब मजा आएगा, ठीक है? अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तब मजा आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? यहां तक क्लियर है?
अब एक चीज मैंने कहा कि ये जो एक परमाणु का द्रव्यमान है m/n0 मोलर द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान बटे n0 है, तो ये कैसे आ गया? तो चूंकि आप 11th क्लास में मोल कंसेप्ट पढ़े हो, यदि मैं कह दूं 1 मोल H2O में परमाणुओं की संख्या, 1 मोल H2O में परमाणुओं की संख्या, आप बताओ परमाणुओं की संख्या, तो आप बताओगे मोल कंसेप्ट से कितना होता है जानते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। यदि कहीं भी आ जाए कि 1 मोल H2O में परमाणुओं की संख्या 2 मोल H2O में परमाणुओं की संख्या, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल आपका NaCl है, उसमें परमाणुओं की संख्या इतनी हो गई। अब इतने परमाणु हैं, इतने परमाणु का जो द्रव्यमान है, देखो जरा इतने परमाणु हैं, इतने परमाणु मतलब N0 है, N0 परमाणुओं का द्रव्यमान इसके 1 मोल यानी 18 के बराबर है, यानी 1 मोलर के बराबर है, 1 मोलर के बराबर है। कितना? 1 मोलर के बराबर है। नहीं समझ में आया? यदि मैं H2O के परमाणुओं की संख्या कह दूं इतना है, ठीक है। अब मैं कहता हूं ये एवोगैड्रो संख्या है, और एवोगैड्रो संख्या इतनी संख्या का द्रव्यमान 18 है। H2O का 18 होता है, H2O का 18 होता है। कैसे होता है? हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 18 हो गया, क्योंकि H2 है ना, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का 1 परमाणु द्रव्यमान होता है, 1 हाइड्रोजन का 1 परमाणु द्रव्यमान होता है, 2 हाइड्रोजन इसलिए 2 हो गया। तो यहां पर थोड़ा कंसेप्ट समझिए, यहां पर इतने परमाणु हैं, इनका द्रव्यमान 1 मोलर के बराबर, तो 1 परमाणु का द्रव्यमान तो N0 का इधर जाकर भाग कर देंगे, वही चीज तो है यहां पे। देखो जरा m/n0, यदि इतने परमाणुओं की संख्या का द्रव्यमान 1 मोलर है, देखो जरा इतने परमाणुओं की संख्या का द्रव्यमान 1 मोलर है, तो फिर 1 परमाणु की संख्या तो मोलर में हम N0 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अब समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। ये डेंसिटी आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अब हमारा भाई साहब क्या होने वाला है? अब हमारा तांडव होने वाला है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ये इकाई सेल के घनत्व का फार्मूला निकल कर आ चुका है, इसी के आधार पर हम यहाँ पर फार्मूला कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? फार्मूला कराने वाले हैं। चलो भाई साहब फार्मूला तो करा ही देंगे, कोई टेंशन नहीं फार्मूला तो हो गया यार, अंकित क्वेश्चन कराने वाले, ठीक है। इकाई सेल के घनत्व की गणना हो चुकी है, अब हमें अंकित क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फार्मूला कराने वाले हैं बोल दिया है ना, कोई बात नहीं। चलो ये हमें जरूरत पड़ेगा भाई साहब, इसलिए हम बाकी मिटा देते हैं। आप लोग तो नोट कर ही लिए होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना भी पढ़ाऊंगा आपको पूरा नोट करने का अधिकार दूंगा, बेहतर रूप से आप लिखोगे। मैं जितना भी पढ़ाऊंगा लिख कर बताऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा हैंड रिटन मैंने पढ़ाया है कॉपी पेन में, वहां पे तो और बेहतर नोट्स आप बना सकते हो। ओके चलिए तो क्वेश्चन लिख लें भाई साहब, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है कि क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। ओके क्वेश्चन लिखते हैं। 50 परमाणु द्रव्यमान वाला एक तत्व, ठीक है, प्रश्न है आपका 50 परमाणु द्रव्यमान वाला एक तत्व, ठीक है, 50 परमाणु द्रव्यमान वाला एक तत्व काय केंद्रित घनी का मतलब होता है बच्चा लोग BCC, ठीक है। काय केंद्रित घनी संरचना रखता है, इसमें परमाणु की संख्या 2 होती है। संरचना रखता है, क्या रखता है? संरचना रखता है, ठीक है, क्या रखता है? संरचना रखता है। तो फिर क्वेश्चन क्या कहता है? एक किनारे की लंबाई 280 पिकोमीटर, ओ माय गॉड, एक किनारे की लंबाई 280 पिकोमीटर है, इसको हम मीटर सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो तत्व के घनत्व की गणना कीजिए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बड़ा ही सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है। हल करना शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जरा। ए का मान निकालेंगे, यानी आपका देखो जरा क्या क्या देके रखा है? किनारे की लंबाई, ठीक है, किनारे की लंबाई मतलब ए बराबर दिया है 280 पिकोमीटर। 1 मीटर में 10⁻⁻12, देखो जरा
इसको यदि मीटर में बदलना चाहेंगे तो 280 गुणे 10 के घाते माइनस 12 मीटर में बदल गया। 10 घाते माइनस 12 गुणा कर देंगे, मीटर में बदल जाएगा, पीको। ठीक है, इतना याद रखिएगा, जब भी पीको मीटर को मीटर में बदलना हो 10 घाते माइनस 12 का गुणा कर दें, यानी इसमें हम 12 जीरो का भाग देंगे, ऐसा कर देंगे। 280 है और फिर आपका एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसका भाग देंगे, तब वो मीटर में बदलेगा। समझ रहे, इतने भाग होता है पिकोमीटर। अब यदि हम कहते हैं इसको सेंटीमीटर में बदलो, तो फिर आप 2 जीरो का क्या करना पड़ेगा भैया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ता है तो 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 घाते माइनस 10 सेंटीमीटर आ गया। मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो हट जाएगा। कैसे 2 जीरो, माइनस में है ना तो प्लस में आएगा, 2 जीरो हटेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, कहे सर मीटर में था सेंटीमीटर में आ गया। सेंटीमीटर में मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से दो आपका माइनस हट जाएगा ना भाई। 10 यहाँ पे कितना माइनस में है, 12 माइनस में है। जब 2 जीरो और मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस घट जाएगा, खत्म कहानी, तो माइनस 10 बचेगा। अच्छा, हम कोशिश ये करते हैं और इसको कम कर दो, और हम कुछ कम करना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, दशमलव यहाँ लगा देते हैं। 2 अंक पहले लगा रहे तो 2.8 हो गया, छोटा बना दिए, तो फिर 2 जीरो हटाओ। अरे रे बड़ा समस्या है सर, ये कहाँ से आ रहा है, ये बच्चों को परेशान करता है, ये चीजें परेशान कर रहा होता है, ये समझ में नहीं आता है। अब देखो जरा, यहाँ पे 12 से 10 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम 2 जीरो का मल्टीप्लाई करते, 2 जीरो तो ये प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस घटता तो माइनस 10 आ गया। फिर हम कह रहे हैं 2 अंक पहले दशमलव लगाना चाहते हैं, दशमलव तो यहाँ आई नहीं तो इसके पहले, तो 2 जीरो और आएगा तो 2 जीरो और माइनस हो गया तो माइनस 8 हो गया, ये चीज हो गया। अब मैं आपसे कह देता, देखिएगा जरा, अब मैं कह देता a क्यूब निकालो। ओ माय गॉड सर, इतना लंबा चौड़ा आप कैसे कराओगे? अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं, क्यूब निकालेंगे, हम निकाल कर दिखाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हमने पहले भी बोला है कि 2.8 का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। देखो 8 टाई 64 की 4 हासिल 6 और 8 दूना 16 और 16 6 कितना होता है, 22 होता है ना जी सर, ठीक है। 8 टाई 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 6 22, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, जरा ध्यान देना 4 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, दशमलव 2 अंक के पहले। फिर 3 बार है तो 2.8 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, करना तो पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई की कुछ हो नहीं सकता। 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 8 टाई 64 64 3 67 हासिल 6 और 8 सते 56 56 6 62, फिर 2 चौको 8 और 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 14 1 15 हो गया। ओ माय गॉड कितना आ गया, 2 8 7 15 की 5 हासिल 1 हो गया, तो 6 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 की 1 हासिल 1 21.95 आ गया, 21.95 और 8 का 3 बार तो 8 त्रिक 24 आ गया। ये देखो ये a क्यूब का मान आ गया। कहोगे सर गुणा करने में आप यहाँ पर कतराते हो, गुणा नहीं करते, इसलिए गुणा भी कर दिया। अब तो समझ में आया, गुणा तो बनेगा, गुणा तो फिर से नहीं सिखाना पड़ेगा भाई साहब, 5वीं का बच्चा भी गुणा करता है, इसलिए मैं गुणा करके दिखा दिया, क्योंकि आप गाली नहीं दोगी, कई बच्चे सर गुणा नहीं बन रहा था क्या, यार गुणा नहीं बन रहा था क्या सर, चलो भाई गुणा कर दिया हमने। हमें a क्यूब की जरूरत है, हमें z की भी जरूरत है, तो हमने बताया कि BCC में परमाणुओं की संख्या, यहां पर मैं लिख देता हूं, BCC में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितने चीज मिल गया भाई, अभी हमें a क्यूब मिला और z मिल गया। मोलर द्रव्यमान क्या बोला है, 50 परमाणु द्रव्यमान वाला एक परमाणु द्रव्यमान देके रखा है। तत्व का काय केंद्रित घनी BCC में संरचना निकालना है। n0 का मान कितना होता है जरा बताओ, n0 का मान 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया, ठीक है। अब m का मान बता दो, m का मान सर 50 है ना, 50 परमाणु द्रव्यमान वाला 50 है, देके रखा है। अब वैल्यू रख दो, d का मान कितना है, d का मान हमारा, d का मान यहाँ पे, d का मान कितना है भाई साहब, d का मान घनत्व बराबर आपने पढ़ा z गुणे m बटे a क्यूब गुणे n0। वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करो। कहो सर फिर से आप कैलकुलेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, z का मान 50 है, सॉरी 2 है
और m का मान 50 है। आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे नहीं नहीं सीधा लिखो, सीधा लिखो नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी है सर आपने लिख ही कैसे दिया। a क्यूब का मान है आपका 21.95 गुणे आपका n0 का मान है 6.02 गुणे 10 घाते 23। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर से किसका मल्टीप्लाई करो, 21.95 में 6.02 का गुणा, तो 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19, 2 1 कम 2 1 3, 2 दूना 4, फिर 0 का मल्टीप्लाई करो, कोई मतलब का नहीं। 6 का 6 पंचा 30 की शून्य हासिल 3, 6 नैया 54 54 3 57 हासिल 5, 6 1 कम 6 5 11 की 1 हासिल 1, 6 दूनी 12 12 1 13, ओ माय गॉड, 0 9 3 आपका 7 और 11 और ये 2 हो जाएगा 3 1 2 2 4 1 2 3 4 132। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, 132.13। यार आगे नहीं लेंगे, आगे नहीं लेंगे। गुणे 10 घाते 23, गुणे 10 के घाते 23 हो गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। 10 के घाते 23। और कुछ गलत है क्या सर? हाँ सर गलत तो है। क्या गलत है? यहाँ पे जो इसका वैल्यू आया था इसको आप गलत रखे हैं। इसका वैल्यू है 21 आपका 95 और गुणे 10 घाते -24। अच्छा, गुणे 10 घाते -24, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, कर लेंगे जनाब, कर लेंगे। आगे चलो। अब यहाँ पे यदि हम कैलकुलेशन करें 24 में 23 घटा दें तो 100 बटे 132.13 गुणे 10 घाते -1 आएगा। ये जो -1 है ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक जीरो ऊपर और बढ़ा दो, 1000, 1000 में 132.13 का भाग देंगे। अब यहाँ पे फिर से आप कहोगे सर कैसे कैलकुलेशन करें? ठीक है, कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन आ रहा है। एक काम करता हूं, देखिएगा जरा, ये मान लो दशमलव है, ठीक है, दशमलव है। जब दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जीरो लग जाता है ना। तो यदि मैं इस दशमलव को हटा दूं तो ऊपर 2 जीरो हट लग जाएगा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जरा ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूं डेंसिटी का मान कि जैसे दशमलव के बाद 2 अंक और 1 अंक और ये मतलब 3 जीरो, तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा दो, 3 जीरो बढ़ा दिया और 13 2 इसका भाग दे दो। कितने में से भाग जाएगा? लगभग यही दिमाग लगाना है। और नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लो, मैं भाग करके भी दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इतना, फिर मैं भाग करके भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाग करके भी आपको दिखा दूंगा, भाग करके भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 70 जगह देखो, 13 का ऐसे दिमाग लगाओ, 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, ठीक है, जो लगभग 100 से ज्यादा ना हो, 100 से ज्यादा ना हो, दिमाग लगाओ, ठीक है। 3 अंक छोड़ दो 3 अंक के लिए, 13 7 91 जाएगा ना, 7 से जाएगा कि नहीं? और फिर कितना बचेगा? 9 बचेगा, 9 बचेगा। दिमाग ऐसे लगाना है, भाग देने की कला भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर 7.6% आएगा। वो भी मैं कैसे बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैं यहां पे 13 ले रहा हूं, ठीक है। 13 का ऐसा भाग पढ़ो, पहाड़ा तो ऐसे पढ़ोगे कि 100 से ज्यादा, 13 7 91। अब 100 में 91 घटा दो तो 9 बचा। अब भैया 9 13 7 91 90 अधिक हो रहा तो 6 से जाएगा। ये आपका घनत्व आ गया, आंसर आ गया। ऐसे भाग दे सकते हो, शॉर्टकट भाग ऐसे दिया जाता है भाई साहब। आप पूरा महाभारत थोड़ी भाग देते रह जाओगे। मैंने कहा 13 7 91 100 है तो 70 से जा रहा है, क्योंकि 13 7 91 13 104 अधिक हो जा रहा है। और जब 100 में से हम 91 घटाते तो 9 बच रहा है, 9 के बाद फिर से जीरो लगा देंगे। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 90 से ज्यादा ना जाए, तो 13 7 91 7 से में 91 हो जा रहा है, एक अधिक हो जा रहा है, इसलिए छक्के से जाएगा तो 6 कर दिया हमने, 7.6। आगे नहीं समझ में आ रहा, जीरो लगा दो, खत्म कर। यही आ गया डेंसिटी, ये आ गया डेंसिटी, ये आ गया घनत्व, और ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। पहला क्वेश्चन आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी करना है फटाफट भाई साहब, ओके। क्लीन करें, स्क्रीनशॉट लेना आपका काम है। यदि आप नहीं ले पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं, यदि आज आप नोट्स नहीं बना रहे हो, तो जिंदगी भर हमेशा पछतावा रहेगा आपको। क्यों? क्योंकि जब पेपर का टाइम आता है तो उस टाइम पे केवल और केवल नोट्स काम आता है, ना कि आपका कोई यूट्यूब चैनल काम आता है, ना तो वीडियोज काम आते हैं। वहां पे आप एक कम समय में 1 घंटे में आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर रिवाइज करते हो, तो फिर आप वहां पे नोट्स को देखते हैं। यदि आपसे अभी नहीं बन रहा तो फिर आप जिंदगी भर के लिए पछतावा हो जाएगा कि काश पेपर टाइम में तो भाई
टाइम नहीं रहेगा, फिर आप कहोगे सर काश नोट्स बनाया होता, सर नोट्स दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए। पेपर के टाइम में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं बच्चे लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं यार। ठीक है, क्वेश्चन कराने में भी मजा आता है। ठीक, क्वेश्चन लिखूं, एक काय केंद्रीय घनी एकक सेल वाले ठोस का घनत्व। क्वेश्चन है, एक काय, मार्कर चल नहीं रहा है, देखते हैं दूसरा। एक काय केंद्रित घनीय एकक सेल यानी बीसीसी, काय केंद्रित घनीय जाए बीसीसी, ठीक है, वाले ठोस का घनत्व, वाले ठोस का घनत्व, घनत्व बोल के रखा है, घनत्व बोल के रखा है कि 7.0 ग्राम प्रति घन मीटर सेंटीमीटर दिखे रखा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है। तो किनारे की लंबाई 300 पिकोमीटर, किनारे की लंबाई 300 पिकोमीटर है, 300 पिकोमीटर है। तो 200 ग्राम ठोस में परमाणुओं की संख्या, 200 ग्राम ठोस में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। इसमें परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, लेकर हरि का नाम। ठीक, शुरू करें। देखो जरा हल करते हैं। किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई कितना है? 300 पिकोमीटर। हमने कहा जब मीटर में बदलना हो तो पिकोमीटर 10⁻12 को गुणा कर दो। सेंटीमीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर में तो 100 का गुणा करेंगे तो 10⁻10 मीटर आ जाएगा। अभी भी नहीं बदला, ये 2 जीरो फिर हम हटाना चाहते तो एक काम करो, 3 × 10⁻8 मीटर सेंटीमीटर, ये आ गया आपका। ये कैसे आ गया सर? देखो जरा, ये 2 जीरो हटा रहे हैं ना 10 में से, तो 8 आ गया। ठीक है, 3 × 10⁻8 मीटर। अब आप कहोगे ए क्यूब निकालो सर, तो ए क्यूब 3 × 10⁸ क्यूब हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3 × 9 = 27 × 10⁻24 घन सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये ए क्यूब निकल कर आ गया। ओके, आगे देखो क्या देके रखा है, घनत्व देके रखा है। घनत्व, घनत्व यानी डी बराबर है 7.0 ग्राम प्रति घन मीटर। ठीक, अब आप बताओ जरा, देखना जरा ना, थोड़ा सा समझिएगा। चूंकि घनत्व, चूंकि घनत्व देखिएगा जरा, घनत्व D बराबर होता है Z गुणे m/a³ n0। होता है कि नहीं होता? जी सर होता है। अब यहां से हम m का मान निकालें, m तो हमारे पास है ही नहीं, परमाणुओं की संख्या तो 2 है, ये तो पता है, m नहीं है, डेंसिटी दे के रखा है, a³ निकल आकर आ गया। अवोगाद्रो संख्या हमको पता है, इसलिए हमें m निकालना पड़ेगा। तो m निकालते ही पहले थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। m बराबर कितना निकल कर आएगा? m बराबर कितना निकल कर आएगा? जरा देखो तो, पक्षांतर करो तो कितना हो जाएगा? जो भी नीचे है इधर जाकर गुणा हो जाएगा। DA³ n0 बटा Z, ठीक, बटा Z आ गया। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे देखो जरा, बोला कितना है? बोला 200 ग्राम ठोस में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, 200 ग्राम ठोस में परमाणुओं की संख्या, यदि 1 मोलर की मैं बात करूं, मोलर द्रव्यमान बराबर होता है क्या? अवोगाद्रो संख्या। होता है कि नहीं होता? तो 1 मोलर द्रव्यमान में संख्या कितनी होगी? कितना आपका अवोगाद्रो संख्या है, कितना मोल है, उसका भाग कर देंगे। लेकिन यहां पर 200 ग्राम ठोस में, 200 ग्राम ठोस में परमाणुओं की संख्या
ये 1 मोलर यानी 1 ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या थी। देखो भाई m मोल में n0 परमाणुओं की संख्या, तो 1 मोलर द्रव्यमान में m मोलर में n0, तो 1 मोलर में m का भाग देंगे तो 200 ग्राम यानी 200 मोलर में हम निकालेंगे तो 200 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही चीज तो निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला है, 200 ग्राम ठोस में परमाणुओं की संख्या। कोई बात नहीं ना सर, n0 तो n0 रहने दो, गुणे 200 तो 200 रहने दो, लेकिन m का मान तो हमको पता है, m का मान है DA³ n0 अपान z। n0 से n0 कट गया, n0 से n0 कट गया, n0 से n0 कट गया। अब आगे तो भाई कैलकुलेशन करना है तो जगह चाहिए, और जगह के लिए हमको इसको क्लीन करना पड़ेगा, है ना, क्लीन करना पड़ेगा। जरा थोड़ा सा यहाँ पे हम क्वेश्चन ही क्लीन कर देते हैं। आप लोग क्वेश्चन तो कर ही लिए होगी, इतना सॉल्व भी कर ली होगी, इतना समझ में आ ही गया होगा। तो आपका कितना आ रहा परमाणुओं की संख्या, देखो 200 है तो 200 रहने दो, z ऊपर चला जाएगा बटा में DA³ और आपका n0 कट ही गया है, 200 का 200 रहने दो। परमाणुओं की संख्या 2 होती है, अभी मैं कह रहा हूं BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। फिर आपका घनत्व कितना है 7, और A³ का मान आपने निकाला ही है, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 गुणे 10 घाते -24। देखो 2 दूना 400 है ना, 400 हो गया। और इधर 27 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49 और 7 दूना 14, 7 7 49, 7 दूना 14 2 18। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे ये माइनस था, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब फिर से पहाड़ा पढ़ो, बताओ जरा ये 200 के आसपास का 190 है ना, 190 का दुक्के से जाएगा कि नहीं जाएगा, 190 का दुक्के से जाएगा कि नहीं गए, 190 का दूना से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 380, कितना 380 और 20 बच रहा है 380, फिर एक कम से जाएगा और कुछ है ही नहीं है, दूसरा चांस ही नहीं है, दूसरा चांस ही नहीं। ये आपका आ गया परमाणुओं की संख्या, ये आपका आ गया परमाणु की संख्या। यहाँ पे भाग देना यार सबके बस में की बात नहीं रहती है। देखो मैं कह रहा हूं 190 के आस 189 मतलब 190, 190 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 380 आएगा, जो कि 400 से 20 कम है। तो फिर दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा, तो फिर एकन्ने से जाएगा ना, 190 का भाग दोगे 200 एकन्ने से जाएगा। ऐसे में आ गया। इकाई सेल के घनत्व की गणना हो चुकी है और क्वेश्चन भी करा दिया भाई, 2 क्वेश्चन कम नहीं है। और ऐसे में आपके लिए प्रैक्टिस कराना रहेगा तो फिर रिवीजन क्लास में हम और सारे क्वेश्चन ले आएंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आता होगा। थोड़ा सा टाइमिंग तो लगता है और अभी एग्जाम का टाइम नहीं चल रहा है, अभी मेरा टारगेट है 2023 का मार्च में एग्जाम चलता है, तो इसमें पूरा बृहद कोर्स कराएंगे। और जब रिवीजन की बात आएगी तो संडे वगैरह को हम एक सुपर फास्ट क्लास लाया करेंगे, बिल्कुल 2 घंटे का 3 घंटे का, जिसमें एक चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो और बेहतर रूप से आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है कि नहीं, कर दो यार भाई साहब। थोड़ा सा आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए आपको पता है कितना मेहनत लगता है। हो सकता है आपको पता हो, बहुत सारे क्रिएटर होते हैं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।